नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। लीजिए प्रस्तुत है यूजीसी नेट में संकलित कहानी परिंदे, जिसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। मित्रों, हमने आपके समक्ष लगभग यूजीसी नेट में संकलित सभी कहानियों को प्रस्तुत कर दिया है। लगभग ये आखिरी कहानी है और किसी कहानी में कुछ थोड़ा अंश रह गया है, तो जल्द ही उसको प्रस्तुत करेंगे। तो मित्रों, कहानी का संदर्भ सिर्फ इतना सा है कि एक महिला हॉस्टल है। हॉस्टल छात्रावास को कहा जाता है मित्रों। तो महिला हॉस्टल में जो सारी लड़कियां हैं, उन पर जो प्रबंध आदि लगाए जाते हैं, बस उन्हीं के बारे में बात है। और किस प्रकार से वो बातें करते हैं, किस प्रकार से वहाँ के टीचर्स बात करते हैं, इत्यादि इत्यादि। और उन्हें किस प्रकार से एक कैद की भांति रखा जाता है और फिर वो परिंदे की तरह, अजब परिंदे की तरह उड़ना चाहते हैं और उड़ भी जाते हैं। तो वही बात है और इसी के आधार पर इस कहानी का नाम परिंदे रखा हुआ है। देखिए, तो मित्रों प्रस्तुत है निर्मल वर्मा की लिखी कहानी परिंदे। अंधियारे गलियारे में चलते हुए लतिका ठिठक गई। दीवार का सहारा लेकर उसने लैंप की बत्ती बढ़ा दी। सीढ़ियों पर उसकी छाया एक बेडौल फटी फटी आकृति खींचने लगी। 7 नंबर कमरे से लड़कियों की बातचीत, हंसी ठहाकों का स्वर अभी तक आ रहा था। लतिका ने दरवाजा खटखटाया। शोर अचानक बंद हो गया। कौन कौन है? लतिका चुपचाप खड़ी रही। कमरे में कुछ देर तक खुसुर पुसुर होती रही। फिर दरवाजे की चटकनी के खुलने का स्वर आया। लतिका कमरे की देहरी से कुछ आगे बढ़ी। लैंप की झपझपती लौ में लड़कियों के चेहरे सिनेमा घर के पर्दे पर ठहरे हुए क्लोजअप की भांति उभरने लगे। कमरे में अंधेरा क्यों कर रखा है? लतिका स्वर में हल्की सी झिड़क का आभास हुआ। लैंप में तेल ही खत्म हो गया मैडम। यह सुधा का कमरा था, इसलिए उसे ही उत्तर देना पड़ा। हॉस्टल में शायद वह सबसे अधिक लोकप्रिय थी, क्योंकि सदा छुट्टी के समय या रात के डिनर के बाद आसपास के कमरों में रहने वाली लड़कियों का जमघट उसी के कमरे में लग जाता था। देर तक गपशप, हंसी मजाक चलता था। तेल के लिए करीमुद्दीन से क्यों नहीं कहा? कितनी बार कहा मैडम, लेकिन उसे याद रहे तब ना। तो कमरे में हंसी की फुहार एक कोने में दूसरे कोने तक फैल गई। लतिका के कमरे में आने से अनुशासन की जो घुटन घिर आई थी, वह अचानक बह गई। करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर था। उसे आलस और काम में टालमटोल करने के किस्से हॉस्टल की लड़कियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते थे। लतिका को हठात कुछ स्मरण हो आया। अंधेरे में लैंप घुमाते हुए चारों ओर निगाहें दौड़ाई। कमरे में चारों ओर घेरा बनाकर वे बैठी थी, पास एक दूसरे से टकराकर। चेहरे परिचित थे, किंतु लैंप के पीले मध्यम प्रकाश में मानो कुछ बदल गया था, जैसे वह उन्हें पहले देख रही थी। जूली, अब तक तुम इस ब्लॉक में क्या कर रही हो? जूली खिड़की के पास पलंग के सिरहाने बैठी थी। उसने चुपचाप आंखें नीची कर ली। लैंप का प्रकाश चारों तरफ से सिमट कर अब केवल उसके चेहरे पर रहा था। नाइट रजिस्टर पर दस्तखत कर दिए? हाँ मैडम। फिर लतिका का स्वर कड़ा हो आया। जूली सकुचाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। जब से लतिका स्कूल में आई है, उसने अनुभव किया है कि हॉस्टल में इस नियम का पालन डांट डपट के बावजूद नहीं होता। मैडम, कल से छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, इसीलिए आज रात हम सब ने मिलकर। सुधा पूरी बात न कहकर हेमंती की ओर देखती हुई मुस्कुराने लगी। हेमंती के गाने का प्रोग्राम है, आप भी कुछ देर बैठिए ना। लतिका को उलझन मालूम हुई। इस समय यहाँ आकर उसने मजे की किरकिरा कर दिया। इस छोटे से हिल स्टेशन पर उसने खास अरसा हो गया है, लेकिन उस समय तक पतझड़ और गर्मियों का घेरा पारा कर सर्दियों की छुट्टियों में गोद में सिमट जाता उसे कभी याद नहीं रहता। चोरों की तरह चुपचाप वह देहरी से बाहर हो गए। उसके चेहरे का तनाव ढीला पड़ गया। वह मुस्कुराने लगी। मेरे संग स्नोफॉल देखने कोई नहीं ठहरेगा? मैडम, छुट्टियों में क्या आप नहीं जा रही? सब लड़कियों की आंखें उस पर जम गई। अभी तक कुछ पक्का नहीं है। आई लव द स्नोफॉल। लतिका को लगा कि यह अब उसने पिछले साल की भी कही थी, और शायद पिछले से पिछले साल भी। उसे लगा मानो लड़कियों उसे संदेह की दृष्टि से देख रही हो, मानो उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसका सिर चकराने लगा, मानो बादल का
स्याह झुरमुट किसी अनजाने कोने में ठहरकर उसे अपने में समोने लेगा। वह थोड़ी देर तक हंसी, फिर धीरे से उसने अपने सिर को झटक दिया। जूली, तुमसे कुछ काम है, अपने ब्लॉग में जाने से पहले मुझसे मिल लेना। वेल, गुड नाइट। लतिका अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। गुड नाइट मैडम, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, ऐसे आवाज आती। गलियारों की सीढ़ियां ने उतरकर लतिका रेलिंग के सहारे खड़ी हो गई। लैंप की बत्ती को धीरे से घुमाकर कोने में रख दिया। बाहर धुंध की नीली तहें बहुत घनी हो चली थी। लॉन पर लगे हुए चीड़ के पत्तों की सरसराहट हवा के झोंकों के संग कभी तेज कभी धीमी होकर भीतर बह आती। हवा में सर्दी का आभास पाकर लतिका के दिमाग में कल से शुरू होने वाली छुट्टी का ध्यान भटक आया। उसने आंखें मूंद ली। उसे लगा कि जैसे उसकी टांगे बांस की लकड़ियों की तरह उसके शरीर से बंधी है, जिनकी गांठें धीरे धीरे खुलती जा रही है। सिर की चकराहट अभी मिटी नहीं थी, मगर अब जैसे वह भीतर न होकर बाहर फैली हुई धुंध का हिस्सा बन गई। सीढ़ियों पर बातचीत का स्वर सुनकर लतिका जैसे सोने से जगी। शॉल को कंधों पर समेटकर लैंप उठा लिया। डॉक्टर मुखर्जी या मुखर्जी होना चाहिए, लेकिन मुखर्जी लग रहा है। मुखर्जी मिस्टर हॉर्बर्ट के संग एक अंग्रेजी धुन गुनगुनाते ऊपर आ रहे थे। सीढ़ियों पर अंधेरा था। हॉर्बर्ट को बार बार अपनी छड़ी से रास्ता टटोलना पड़ रहा था। लतिका ने 2-4 सीढ़ियां उतरकर लैंप को नीचे झुका दिया। गुड इवनिंग डॉक्टर, गुड इवनिंग मिस्टर हॉर्बर्ट, थैंक यू मिस लतिका। हॉर्बर्ट के स्वर में कृतज्ञता का भाव था। सीढ़ियां चढ़ने से उसकी सांसें तेज हो रही थी और वह दीवार से लगे हुए हाँफ रहे थे। लैंप की रोशनी में उनके चेहरे का पीलापन कुछ तांबे के रंग जैसा हो गया। यहाँ अकेली क्या कर रही हो मिस लतिका? डॉक्टर ने ओठों के भीतर सीटी बजाई। चेकिंग करके लौट रही थी। आज वक्त ऊपर कैसे आना हुआ मिस्टर हॉर्बर्ट? हॉर्बर्ट ने मुस्कुराकर अपनी छड़ी डॉक्टर के कंधों से झुका दी। उसने पूछा, यही मुझे जबरदस्ती घसीट लाए हैं? मिस लतिका, आपको निमंत्रण देने आ रहे थे। आज रात मेरे कमरे में एक छोटा सा कंसर्ट होगा, जिसमें मिस हॉर्बर्ट शोपा चोक्विस्की के कंपोजिशन बनाएंगे और फिर क्रीम कॉफ़ी पी जाएगी। और उसके बाद अगर समय रहा तो पिछले साल हमने जो गुनाह किए हैं उन्हें हम सब मिलकर कॉन्फ्रेंस करेंगे। डॉक्टर मुखर्जी के चेहरे पर उभरी मुस्कान खेल गई। डॉक्टर, मुझे माफ़ करें, मेरी तबीयत अब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए चलिए। ठीक रहा फिर तो आप वैसे भी मेरे पास आती हैं। डॉक्टर ने धीरे से लतिका के कंधों को पकड़कर अपने कमरे की तरफ मोड़ दिया। डॉक्टर मुखर्जी का कमरा ब्लॉक के दूसरे सिरे पर छत से जुड़ा हुआ था। वह आधे बर्मी थे, जिसके चिन्ह उनके थोड़ी दबी हुई नाक और छोटी छोटी चंचल आंखों से स्पष्ट थे। बर्मा पर जापानियों का आक्रमण होने के बाद वह छोटे से पहाड़ी शहर में आ बसे थे। प्राइवेट प्रैक्टिस के अलावा वह कॉन्वेंट स्कूल में हाइजीन थियोलॉजी भी पढ़ा करते थे, इसलिए उनको स्कूल के हॉस्टल में एक कमरा रहने के लिए दे दिया गया था। कुछ लोगों का कहना था कि बर्मा से आते हुए रास्ते में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, लेकिन इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि डॉक्टर स्वयं कभी अपनी पत्नी की चर्चा नहीं करते। बातों के दौरान डॉक्टर अक्सर कहा करते हैं, मरने से पहले मैं एक बार बर्मा जरूर जाऊंगा। तब एक क्षण के लिए उनकी आंखों में एक नमी सी आ जाती। लतिका चाहने पर भी उनसे कुछ नहीं पूछ पाती। उसे लगता कि डॉक्टर नहीं चाहते हैं कि कोई अतीत के संबंध में उनसे कुछ भी पूछे या सहानुभूति दिखलाए। दूसरे क्षण ही अपनी गंभीरता को दूर ढकेलते हुए हंस पड़ते। एक सूखी बुझी हुई हंसी होम सिकनेंस की एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। छत पर मेज कुर्सियां डाल दी गई और भीतर के कमरे से परकोलेटर में कॉफ़ी का पानी चढ़ा दिया गया है। सुना है अगले 3 वर्षों में यहाँ बिजली का इंतजाम हो जाएगा डॉक्टर? सिर से स्प्रिट लैंप जलाते हुए कहा। यह बात तो पिछले सालों से सुनने आ रही है। अंग्रेजों ने भी कोई लंबी चौड़ी स्कीम बनाई थी,
पता नहीं उसका क्या हुआ। हॉर्बर्ट ने कहा। वह आराम कुर्सी पर लेटा हुआ बाहर लॉन की ओर देख रहा था। लतिका कमरे में से 2 मोमबत्तियां लेकर आई। मेज के दोनों सिरों पर लतिका कमरे में से 2 मोमबत्तियां ले आई। मेज दोनों सिरों पर टिकाकर उन्हें जला दिया। छत का अंधेरा मोमबत्ती की फीकी रोशनी के इर्द गिर्द सिमटने लगा। एक घनी नीरवता चारों ओर घिरने लगी। हवा में चीड़ के वृक्षों की साए साए दूर तक फैली, पहाड़ियों पर घाटियों में सीटियों की गूंज सी छोड़ती जा रही थी। इस बार शायद बर्फ जल्दी गिरेगी। अभी हवा में एक सर्द सुस्ती सी महसूस होने लगी। डॉक्टर का सिगार अंधेरे में लाल बिंदी सा चमक रहा था। पता नहीं मिस वुड को स्पेशल सर्विस का गोरख धंधा क्यों पसंद आया। छुट्टियों में घर जाने से पहले क्या जरूरी है कि लड़कियों का फादर एलमंड का सरनेम सुने। और हॉर्बर्ट ने पिछले साल में भी सुनने आ रहा था कि फादर एलमंड के समर्थन में कहीं हेर फेर नहीं होगा। डॉक्टर को फादर एलमंड एक आंख नहीं सुहाते थे। लतिका कुर्सी पर आगे झुककर प्याले में कॉफी उड़ेलने लगी। हर साल स्कूल बंद होने के दिन यही 2 प्रोग्राम होते हैं, चैपल में स्पेशल सर्विसेज और उसके बाद दिन में पिकनिक। लतिका को पहला साल शायद याद आया जब डॉक्टर के संग पिकनिक के बाद वह क्लब चली गई। डॉक्टर बाहर में बैठे थे। बॉल रूम कमाऊं रेजिमेंट अफसरों से भरा हुआ था। कुछ देर तक बिलियर्ड का खेल देखने के बाद जब वह वापस बार की ओर आ रहे थे तब उन्होंने दाईं ओर क्लब की लाइब्रेरी में देखा मगर उसी समय डॉक्टर मुखर्जी पीछे से आने लगे। मिस लतिका, यह मिस गिरीश नेगी है। बिलियर्ड रूम से आते हुए हंसी ठहाकों के बीच वह कुछ ठहर गया। वह किताब के बीच में उंगली रखकर लाइब्रेरी की खिड़की से बाहर देख रहा था। हेलो डॉक्टर। वह पीछे मुड़ा तब उस क्षण न जाने क्यों लतिका का हाथ कांप गया और कॉफी की गर्म बूंदें उसकी साड़ी पर झले में किसी ने नहीं देखा कि लतिका के चेहरे पर एक उनीदा रितापन घिर आया। हवा के झोंकों से मोमबत्तियों की लो फड़फड़ाने लगी। छत से भी ऊंची काठ गोदाम जाने वाली सड़क पर यूपी रोडवेज की आखिरी बस डाक सेवा लेकर जा रही थी। बस की हेडलाइट्स में उस आसपास फैली हुई झाड़ियों की छाया घर की दीवारों पर सरकती हुई गायब होने लगी। मिस लतिका, अब आप साल की छुट्टियों में यहीं रहेंगी? डॉक्टर ने पूछा। डॉक्टर का सवाल हवा में टंगा रहा। उसी क्षण पियानो पर सोपों की नोरकट हॉर्बन की उंगलियों के नीचे से फिसलता हुआ धीरे धीरे छत के अंधेरे में घुलने लगा मानो जल पर कोमल स्विमिंग उर्मिया स्वरों का झिलमिलाता जाल बुनाती हुई दूर किनारे तक फैलती जा रही हो। लतिका को लगा कि जैसे कहीं बहुत दूर तक बर्फ की चोटियों से परिंदों के झुंड नीचे अचानक देशों की ओर उड़ने जा रहे हैं। इन दिनों अक्सर उसने अपने कमरे की खिड़की से उन्हें देखा है। आगे से बंधे चमकीले लट्टुओं की तरह वे लंबी टेढ़ी मेढ़ी कतार में उड़े जाते हैं पहाड़ियों की सुनसान नीरवता से परे उस विचित्र शहरों की ओर शायद वह कभी नहीं जाएगी। लतिका आर्म चेयर में ऊँघने लगी। डॉक्टर मुखर्जी सिगार अंधेरे में चुपचाप जल रहा था। डॉक्टर को आश्चर्य हुआ कि लतिका न जाने क्या सोच रही है और लतिका सोच रही थी कि क्या वह बूढ़ी होती जा रही है। उसके सामने स्कूल की प्रिंसिपल मिस वुड का चेहरा घूम गया। पोपला मुंह, आंखों के नीचे झूलती हुई मांस की हथेलियां, जरा सी बात पर चिढ़ आना, कर्कश आवाज में चीखना, सब उसे ओल्ड मेड कहकर पुकारते हैं। कुछ वर्षों के बाद वह हूबहू वैसी ही बन जाएगी। लतिका के समूचे शरीर पर झुर्री सी दौड़ आई। इस भाग में जानेंगे मित्रों इतना ही। बाकी की कहानी के लिए आपको हमारा अगला वीडियो देखना पड़ेगा। किसी कारण से वीडियो स्थगित किया जाता है। नमस्कार, धन्यवाद।